आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। आरजेडी की अंदरूनी लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। ना तो तेज प्रताप यादव झुकने के मूड में हैं और ना प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। तेजस्वी यादव की डैमेज कंट्रोल की कोशिश नाकाम हो गई और ऐसे में लालू प्रसाद स्थिति को कैसे संभालते हैं, यह बड़ा सवाल है। यादव आकर के कौन हमको रोकने वाला। आरजेडी की लड़ाई हर रोज बढ़ती ही जा रही है। अब तक इस लड़ाई में दो ही मुख्य किरदार थे, लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। लेकिन शुक्रवार को इस लड़ाई में एक और शख्स की एंट्री हुई। वो हैं तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव। यानी अब आरजेडी के अंदर तेज प्रताप यादव के निशाने पर दो लोग हैं, जगदानंद सिंह और संजय यादव। हुआ यूं कि गुरुवार को जगदानंद सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले तेज प्रताप शुक्रवार को अपने भाई यानी तेजस्वी यादव से मिलने गए थे। तेज प्रताप गए तो थे इस उम्मीद के साथ कि जगदानंद सिंह के खिलाफ इस लड़ाई में उन्हें तेजस्वी का साथ मिलेगा, लेकिन शायद हुआ उल्टा, क्योंकि जब तेजस्वी से मिलकर तेज प्रताप निकले तो उनका चेहरा तमतमाया हुआ था। तेजस्वी से मेरी बात चालू ही हुई है तो इस संजय यादव आकर के कौन हमको रोकने वाला। हम तेजस्वी से जब हम बात कर रहे हैं इस मैटर पे, तेजस्वी से मेरी बात चालू ही हुई है तो इस संजय यादव आकर के कौन हमको रोकने वाला। हम तेजस्वी से जब हम बात कर रहे हैं इस मैटर पे। तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया कि संजय यादव उनके पारिवारिक मामले में दखल दे रहे हैं और उन्होंने तेजस्वी से उनकी बात नहीं होने दी। तेजस्वी से मेरी बात चालू ही हुई है तो इस संजय यादव आकर के कौन हमको रोकने वाला। हम तेजस्वी से जब हम बात कर रहे हैं इस मैटर पे, तो संजय यादव हमको आकर के रोकने का काम किया है, बीच में इंटरप्ट करने का काम किया और तेजस्वी को लेकर के चला गया है। मतलब ये मिलने नहीं दे रहे हैं, ये मिलने नहीं दे रहे हैं, बात करने नहीं दे रहे हैं। सब लोग देखा है, सब लोगों ने सुनने का काम किया, सब लोग से आप पूछिए। आपको लगता है दोनों भाइयों के बीच आ रहे हैं क्या? ये नहीं, इस बीच में आ ही रहे हैं। आप आइए, सवाल पूछिए इनसे, इस तरीके का काम क्यों कर रहे हैं आप? जो सच्चाई होगा, चाहे अंदर में जो सच्चाई होगा, हम मीडिया के बीच में रखने का काम करेंगे। वैसे तो आरजेडी के अंदर तेज प्रताप यादव और जगदानंद सिंह के बीच तकरार काफी दिनों से चल रही है, लेकिन पार्टी के अंदर खुली जंग तब से शुरू हुई जब तेज प्रताप के चहेते आकाश यादव को जगदानंद सिंह ने छात्र आरजेडी के अध्यक्ष पद से हटा दिया, जिसके बाद गुरुवार यानी 19 अगस्त को आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के बीच जमकर जुबानी जंग चली। जगदानंद सिंह ने कह दिया कि हु इज तेज प्रताप? Who is Tej Pratap? I am not accountable to Tej Pratap. तो तेज प्रताप ने कह दिया कि जब तक जगदानंद सिंह पर कार्रवाई नहीं होती तब तक वो चैन नहीं लेंगे। जब तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा तब तक हम पार्टी के किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। शुक्रवार को भी दोनों नेताओं के वही तेवर बरकरार रहे। जगदानंद सिंह ने कहा कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट यानी लालू प्रसाद तक पहुंच गया है, जो करना है वही करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सूचना तब न देनी पड़ेगी जो बंद कमरे में कोई कह रहा हो, तो खुलेआम सामाजिक तौर पर कह रहे हैं। आप लोग का ये जो औजार है, मशीन है, जो इसके द्वारा सबों को मालूम होता है, तो क्या समझते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तक ये बात नहीं जा रही है? दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी से मुलाकात की, लेकिन उनका चेहरा देखकर तो यही लग रहा है कि बात बनने की बजाय बिगड़ती जा रही है। तेजस्वी से मेरी बात चालू ही हुई है तो इस संजय यादव आकर के कौन हमको रोकने वाला। हम तेजस्वी से जब हम बात कर रहे हैं इस मैटर पे, तेजस्वी से मेरी बात चालू ही हुई है तो इस संजय यादव आकर के कौन हमको रोकने वाला। हम तेजस्वी से जब हम बात कर रहे हैं इस मैटर पे। यानी आरजेडी की अंदरूनी जंग पर विराम लगाने में तेजस्वी यादव विफल रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि लालू प्रसाद यादव भी स्थिति को संभाल पाते हैं या नहीं, क्योंकि तेज प्रताप यादव को जगदानंद सिंह पर कार्रवाई से कम मंजूर नहीं और जगदानंद सिंह अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट।
इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता ललित नारायण मिश्रा हत्याकांड की नए सिरे से जांच होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को यह आदेश दिया है। ललित बाबू के पोते वैभव मिश्रा की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया। ललित बाबू के परिवार वालों ने ललित नारायण मिश्रा हत्याकांड की दोबारा जांच के लिए सीबीआई को रिप्रेजेंटेशन दिया था। बस परिवार वालों का आरोप था कि ललित नारायण मिश्रा हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी और उससे जुड़े हुए लोगों को बचाया जा रहा है और ललित बाबू की मौत समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोट में हुई थी। हमने एक रिप्रेजेंटेशन दिया था सीबीआई को कि री इन्वेस्टिगेशन मांग पे बेस्ड ऑन जस्टिस आरकुंडे रिपोर्ट और इंडियन एक्सप्रेस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। उस पर रिप्रेजेंटेशन पे कोई एक्शन ना होने के कारण हमने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया था, जिसकी सुनवाई पहले सिंगल जज बेंच ने की थी, फिर डिवीजन बेंच ने की थी। डिवीजन बेंच ने 16 अगस्त को हाई कोर्ट ने फिर ऑर्डर दिया है, डायरेक्शन दिया है सीबीआई को कि हमारी रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर किया जाए और उसकी रिप्लाई दिया जाए हमें 6 दिन के अंदर। इस रिप्रेजेंटेशन के आधार पे हमने री इन्वेस्टिगेशन की मांग की, क्योंकि इसमें तारकुंडे साहब और इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन के अनुसार 5-6 अक्यूज्ड का नाम है जो हमें लगता है असली अक्यूज्ड हैं, पर जो सीबीआई ने जिन्होंने पकड़ा है वो असली अक्यूज नहीं है हमारे अनुसार। इसलिए इस री इन्वेस्टिगेशन की मांग को अब कंसिडर करेगी सीबीआई दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार। भारत सरकार के पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा हत्याकांड का मामला एक बार फिर खुलेगा और इसकी जांच पुनः सीबीआई के द्वारा नए सिरे से कराए जाएंगे। ललित नारायण मिश्रा के पोते वैभव मिश्रा के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा सीबीआई को यह निर्देश दिया गया है कि इस पूरे मामले का जांच फिर से किया जाए। आपको बता दें कि पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा के ऊपर समस्तीपुर रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर बड़ी रेलवे लाइन के उद्घाटन के दौरान बम से हमला किया गया था और 3 जनवरी को उनकी मृत्यु हो गई थी। और ये जो जगह दिख रहा है, इसी जगह पर उस समय जो बड़ी लाइन के उद्घाटन के लिए मंच बना था, वो मंच था इसी जगह पर और यहीं पर से उनके ऊपर बम से हमला किया गया था, जिसमें ललित नारायण मिश्र बुरी तरह जख्मी हुए थे। उसके बाद ट्रेन से उन्हें पटना ले जाया गया था और इस मामले में बता दें कि कोर्ट का फैसला आ चुका था और आनंद मार्गी संगठन से जुड़े लोगों को उसमें दोषी ठहराया गया था। और एक बार फिर ललित नारायण मिश्र के पोते के याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए नए सिरे से सीबीआई को जांच करने का आदेश दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि जब ललित बाबू के हत्याकांड का केस एक बार फिर खुलेगा तो वह जांच में क्या कुछ होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। अरवल के कुर्था ब्लॉक मुख्यालय में जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के स्वागत के दौरान जेडीयू कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। उपेंद्र कुशवाहा अमर शहीद जगदेव प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद कोरोना पीड़ित मरीजों से मिलने प्रखंड मुख्यालय से जैसे ही निकले, प्रखंड मुख्यालय के गेट पर ही जेडीयू समर्थक आपस में भिड़ गए। और बताया जा रहा है कि जेडीयू जिला अध्यक्ष मंजू कुशवाहा बीते दिनों किसी कार्यक्रम के दौरान अभद्रता की गई थी उनसे और इसे लेकर समर्थकों ने जिला अध्यक्ष मंजू कुशवाहा के प्रति नाराजगी जता रहे थे और इसी दौरान जेडीयू समर्थक आपस में मारपीट पर उतारू हो गए। उपेंद्र कुशवाहा की आंखों के सामने कार्यकर्ताओं में लात घूंसे चले। बाद में संसदीय बोर्ड के चेयरमैन की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों के बीच बचाव के बाद यह मामला शांत हुआ। तो ये गुत्थम गुत्थी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सब कुछ हुआ उपेंद्र कुशवाहा के नजरों के सामने। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आंख में कैसे धूल झोंकते हैं, यह दरभंगा के डीएमसीएच में दिख रहा है। अधिकारियों ने पीएम केयर्स फंड से लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से करा दिया, जबकि प्लांट का काम अभी अधूरा है। अगस्त की 10 तारीख थी और मौका था 2200 करोड़ की योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन का।
मुख्यमंत्री ने जिन योजनाओं का उद्घाटन किया उसमें डीएमसीएच में पीएम केयर्स फंड से लगने वाला क्रायोजेनिक ऑक्सीजन लिक्विड प्लांट भी शामिल है। 2200 करोड़ के आसपास के योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन कार्य प्रारंभ किया है। दरभंगा में भी एक क्रायोजेनिक ऑक्सीजन का यूनिट लगा है, इसका भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सीएम को अंधेरे में रखते हुए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन तो करा दिया, लेकिन काम अभी भी अधूरा है। जो पाइपलाइन अभी उसमें पन्नी जो है लपटा हुआ है, अभी तक उसके साथ कनेक्ट नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ जो अधिकारियों ने जो रिपोर्ट दिया है उसके अनुसार इस पाइपलाइन को यहाँ से चालू कर दिया गया है और ये प्लांट जो अभी तक इसमें बिजली कनेक्शन भी नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं कि अर्थिंग का काम किया जा रहा है, इसको बिजली से कनेक्ट किया जाएगा, लेकिन अभी तक वो भी नहीं हुआ है। गैस पाइप को जोड़ा तक नहीं गया है, लेकिन इन्हें कागज पर मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखकर जो है इसे चालू कर दिखाया गया है। प्लांट का काम करने वाले कर्मचारी और अस्पताल के अधीक्षक खुद ये स्वीकार करते हैं कि अभी प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू होने में कुछ दिन और लगेंगे। ये काम लगभग ऐसे तो बोला गया कि 25% दे देने के लिए, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो जाए। 1 महीने तक तो लग ही जाएगा सर। लाइसेंस के लिए हम लोग दे दिए हैं, लगता है लास्ट वीक तक उसका हो जाएगा। पाइपलाइन बिछ रहा है, अगस्त के लास्ट वीक तक लगभग सब हो जाना चाहिए। लोग बताते हैं कि दरभंगा जिलाधिकारी ने उद्घाटन से कुछ दिन पहले ही ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया था और अस्पताल अधीक्षक को 10 अगस्त तक सभी काम पूरा कर लेने का कड़ा निर्देश दिया था, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने जिलाधिकारी को तो अंधेरे में रखा ही, सरकार को भी गुमराह किया और मुख्यमंत्री से प्लांट का उद्घाटन करा लिया। सवाल है कि अधूरे प्लांट का उद्घाटन क्यों कराया गया? अधिकारियों ने सरकार को क्यों किया गुमराह? क्या ऐसी लापरवाही पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन की रिपोर्ट। उत्तर बिहार में बाढ़ अब नए इलाकों में फैल रहा है। बागमती और गंडक के बाद कदाने नदी उफान पर है और सखरा ब्लॉक के कई पंचायतों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। जोगनी बेरुआ पंचायत के कई गांवों में पानी तेजी से फैल रहा है। 2 दिन के भीतर जोगनी के करीब 300 परिवारों को घर छोड़ना पड़ा। बेघर हुए लोग सड़कों पर शरण लिए हुए हैं, लेकिन पानी का स्तर कम नहीं होता, उन्हें गांव छोड़ने को मजबूर होना पड़ता है। लगातार दूसरे साल बाढ़ से लोगों को काफी नुकसान हुआ है। उनका कहना है कि फसल बर्बाद हुई, लेकिन अब तक सरकारी मदद नहीं मिली। अभी हम गांव का पूरा दौरा कर रहे हैं, सर्वे किए हैं। हमने प्रशासन को एक चिट्ठी भी लिखा था मदद के लिए, हालांकि आश्वासन सीओ साहब के द्वारा दिया गया है, अभी तक मिला नहीं है, लेकिन आश्वासन दिया गया है कुछ न कुछ मिलेगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये देखिए हमारा एक बांध है कदाने नदी का, जिस पे हम लोगों ने पहले विभाग के आदमी आए थे, जल संसाधन विभाग से, हमने एग्जीक्यूटिव को पूरा पॉइंट आउट करके दिखाया था कि स्थिति कदाने की बहुत भयावह है। इधर पटना में आर ब्लॉक को दीघा से जोड़ने वाले अटल पथ का उद्घाटन इसी साल जनवरी में किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर करीब 380 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अटल पथ से प्रदेश की राजधानी की खूबसूरती तो बढ़ गई, लेकिन कुछ लोगों ने इसे बदरंग करना शुरू कर दिया। आम लोगों को सुविधा देने के मकसद से पथ निर्माण विभाग की ओर से राजधानी पटना में अटल पथ बनवाया गया। इसी साल 15 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था। आर ब्लॉक को दीघा से जोड़ने वाले इस पथ के बन जाने से राजधानी की खूबसूरती तो बढ़ गई, लेकिन महज 8 महीने में ही इस मार्ग की खूबसूरती बदरंग भी होने लगी। सड़क किनारे बनाए गए लोहे के बैरिकेडिंग को कई जगहों पर लोगों ने अपनी सुविधा के लिए तोड़ दिया है, ताकि सड़क के इस पार से उस पार तक जाया जा सके। टूटे ग्रिल से लोग बेरोक टोक आते जाते रहते हैं। जाने का रास्ता है और आदमी का आगे रहा, सब लोग गलती करेगा तो आप भी गलती करेंगे। सर ऊपर वाला सीढ़ियाँ चालू हुआ तभी ना, ये तो गलत तरीका है कि नहीं आने जाने का? गलत तरीका, सभी लोग आ रहे हैं। लोहे का रॉड तोड़ दिया गया है इसका, पता ना किसी तरह। आप कैसे आ रहे हैं? बगैर टूटे हुए आ रहे हैं, आपको आप नहीं देख रहे कि वो टूटा हुआ है। हम तो सर पहला बार आए। इस सड़क के बन जाने से पटना वासियों को जाम से मुक्ति तो मिली ही, सफर भी आसान हो गया। लेकिन अपनी सुविधा के लिए लोगों ने जहां तहां लोहे के ग्रिल काट दिए हैं, जिससे सड़क पर आम लोगों के साथ ही मवेशी भी आ जाते हैं और इससे हादसे का खतरा बना रहता है।
सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने से विभागीय मंत्री भी चिंतित हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सड़क की सुरक्षा और सुंदरता बनाए रखने में सहयोग दें। इतने बड़े योजना की सड़क बनी है और हम तो लोग से उम्मीद करेंगे कि उन सब चीज़ों में सभी लोग सहयोग करें। ये आम जनमानस के सुविधा के लिए है और चूंकि उसको एक्सप्रेसवे है जितने बहुत तेज़ी रफ्तार से गाड़ियाँ मूवमेंट होती है तो रोड क्रॉस का इसीलिए हम लोग वहाँ पर 3-3 फुट ओवर ब्रिज बना रहे हैं जिससे लोगों का आवागमन करने की सुविधा हो। तो वो सारी चीज़ें सुविधा जनता के लिए मुहैया कराया जरिए और हम जरूर उम्मीद करेंगे, अपेक्षा करेंगे कि जनता का सहयोग इसमें हम लोग को मिले। अटल पथ योजना मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार है। सरकार यातायात की सुविधाएं बढ़ा रही है ताकि शहर सुंदर दिखने के साथ ही लोगों को जाम की समस्या से भी मुक्ति मिल सके, लेकिन कुछ लोगों की हरकतों से सड़क की सुरक्षा ही प्रभावित हो रही है। इसको किस कदर यहाँ इसको मजबूती दी गई थी, लेकिन देखिए कैसे तोड़ दिए गए हैं लोहे के रॉड को। ये देखिए 1 रॉड 2 रॉड, तो ये केवल एक जगह की तस्वीर नहीं है। हमने जायजा लिया है अटल पथ का। 6 किलोमीटर से अधिक लंबा ये अटल पथ है और तकरीबन 1 दर्जन से अधिक जगह पर यहाँ के रहमो जो लोग हैं उनके रहमो करम पर यहाँ की बैरिकेटिंग है और यहीं से होकर आते जाते हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है राजधानी पटना के लिए कि आखिरकार पटना के लोग जो चंद गंदे लोग हैं वह इस तरह की करतूत जो है वो क्यों करते हैं। निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े करते हैं। सवाल पथ निर्माण विभाग पर भी है। यहाँ पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, इसके बावजूद इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है जो निश्चित तौर पर एक विडंबनापूर्ण तस्वीर है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना की तीसरी लहर रोकने के लिए टीकाकरण जरूरी है। बगहा में स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों को कोरोना का टीका देने के लिए टूटी और कच्ची सड़कें तो कभी ट्रैक्टर तो कभी पैदल चलकर 25 किलोमीटर का सफर तय किया। यह रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों की पहल की ये तस्वीर अच्छी है। टीकाकरण को लेकर ये उनका जज्बा है कि टीकाकर्मी मुश्किल रास्ते की भी परवाह नहीं कर रहे। तस्वीर बगहा के रामनगर के दोन की है। बनकटवा, करमहिया और नौरंगिया दोन में बाढ़ के पानी से सड़क कीचड़ में सने हैं। अधिकांश पुल पुलिया ध्वस्त हो गए हैं। फिर भी महिला स्वास्थ्य कर्मी ट्रैक्टर के सहारे टीकाकरण को लेकर जंगल को पार कर गांव में पहुंचने को निकलती हैं। बीच रास्ते में ट्रैक्टर फंस जाने के बाद भी उनका हौसला नहीं टूटता। सभी स्वास्थ्य कर्मी 10 किलोमीटर का मुश्किल भरा रास्ता तय कर गांव पहुंच लोगों का टीकाकरण करते हैं। जंगल का रास्ता तो एकदम कीचड़ से अटा हुआ है, भरा हुआ है। ट्रैक्टर गया है तो फंस गया है जंगल में बुरी तरह से। हमारे जो टीकाकर्मी हैं उनको पैदल ट्रैक्टर छोड़ करके पैदल कीचड़ होते हुए पार करना पड़ा है जंगल। पर किसी तरह से हम लोग पहुँच गए हैं वहाँ और काम शुरू कर दिया है। लगभग 4000 डोज वहाँ भेजा गया है पूरे जोन के लिए। दरअसल कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाने की जरूरत है। यही वजह है कि स्वास्थ्य कर्मी जी जान से जुटे हैं और सेवा के संकल्प को पूरा करने के लिए कठिन रास्ते पर भी बेहिचक चल रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने उन गांवों में भी कैंप लगाकर टीका लगाया जहां अभी जाना बहुत ही मुश्किल है। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज की रिपोर्ट। और राजधानी पटना से खबर, जहां एग्जीबिशन रोड के होटल में देह व्यापार के आरोप में गिरफ्तार 17 लोगों को जेल भेज दिया गया। इनमें से 8 युवतियां और 9 पुरुष हैं। ये धंधा ऑनलाइन चल रहा था। पटना पुलिस ने हाई प्रोफाइल इलाके में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है और देखिए जो होटल संचालक, क्या मामला था यहाँ पर पुलिस जो है वो 8 लोगों को पकड़ के ले जा रही है। 9 लोग हैं, इसमें 8 लड़कियां और 9 लोग हैं जिसमें ग्राहक हैं, होटल संचालक हैं। सभी लोग पकड़े गए हैं। पॉस इलाके एग्जीबिशन रोड में ये सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा था दयाल होटल में और पुलिस को इसकी खबर तक नहीं थी। इस पूरे छापेमारी का नेतृत्व सिटी एसपी और टाउन डीएसपी ने किया था। इसमें गांधी मैदान पुलिस को सूचना नहीं दी गई थी। कुछ लड़कियां हैं इसमें जो कि देह व्यापार करती थी। 8 लड़की है लगभग और 9 लड़के थे। 4 होटल के स्टाफ थे और हमको पहले से सूचना दी गई थी। तो ये है थानाध्यक्ष रंजीत वत्स, जिनको बोलते नहीं बन पा रहा है कि उनके इलाके में सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा था और उन्हें पता नहीं था। वाकई में पटना पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। आला अधिकारी मौके पर जाते हैं तो उसने सूचना मिलती है तो वो कार्रवाई करते हैं, लेकिन थानेदार लेवल पे क्या हो रहा है ये आपने देखा। किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं जो गांधी मैदान थानाध्यक्ष हैं।
संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आगे देखिए जोहार झारखंड।